हल करना द्विघात समीकरण को। अब चलते हैं किसके द्वारा, गुणनखंड के द्वारा इसको हल करते हैं। तो गुणनखंड के द्वारा इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे हमारा है 4x² माइनस 49 इक्वल टू 0। तो इसको देखो कि गुणनखंड के द्वारा हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इसको जो है 4x² यानी कि 2x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखना a² माइनस b² यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b, इस टाइप से होता है। तो इसको हम इसी टाइप से तोड़ेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी कि 2x प्लस 7 और क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म 0 है तो एक एक टर्म को हम 0 करेंगे। 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू माइनस 7 या x इक्वल टू माइनस 7/2, एक निकल गया। उसी तरह से 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 या x इक्वल टू हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो अब देखो कि इसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वर्गमूल के द्वारा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर के उसको समझा दिए कि आप जो है वर्गमूल के द्वारा उस समीकरण को कैसे हल करेंगे। दूसरा हम बताया कि गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये जो है ये द्विघात समीकरण जो है इसको हमने क्या किया, सेकेंड मेथड से हल किया जो कि गुणनखंड द्वारा है। तो इसका क्या किए, मैंने गुणनखंड किए और फार्मूला पर बैठाए। उसके बाद x का 2 वैल्यू हमारा निकल गया -7/2 और क्या कहते हैं +7/2। तो इस तरह से शुद्ध द्विघात समीकरण को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो कि ये जो है मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है। जिस तरह से शुद्ध द्विघात समीकरण में b का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, लेकिन मिश्रित द्विघात समीकरण जो है इसमें a b c तीनों का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से यदि समीकरण हो तो वो समीकरण हमारा कहलाता है मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। यानी कि मिश्रित द्विघात समीकरण जो है इस टाइप से रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है 5y² प्लस 12y और -9 इक्वल टू 0, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लिए हम, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखो जिस तरह से शुद्ध द्विघात समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है, उसी तरह से मिश्रित द्विघात समीकरण को भी हम दो विधि से हल करेंगे। और पहला विधि है गुणनखंड के द्वारा, ठीक है, और दूसरा विधि है सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो सूत्र जो है द्विघात समीकरण का अपना फार्मूला होता है जिसके द्वारा उसको हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका मूल निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले जैसे ये है तो इसको हम गुणनखंड के द्वारा कैसे हल करेंगे। इसको फर्स्ट मेथड से पहले हल करते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड से कैसे हल करेंगे, यानी गुणनखंड के द्वारा। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, गुणनखंड में जैसे मान लो कि ये टर्म और ये टर्म दोनों को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो 9 गुना ये कितना, घटाओ 9 गुना 5y², घटाओ 9 गुना 5y² कितना हो जाएगा, घटाओ 9×5 45y² हुआ। कितना हुआ हमारा, घटाओ 45y²। अब प्लस 12y जो है इसको हम तोड़ेंगे, इसको जब 45 को हम तोड़ेंगे तो इससे हम 12y पूरा करेंगे। तो सबसे पहले चलो 45 को हम तोड़ते हैं, ये 5 से कटाते हैं तो 9 बार में, फिर 3 से कितना 3 बार में, 3 3 9 5 45, ठीक है। तो ये
अब यहाँ आपको कितना पूरा करना है, कितना पूरा करना है, 12 पूरा करना है। तो 12 कैसे पूरा करेंगे, तो देखिए 5 तिया 15 और 15 में यदि 3 घटाएंगे, 5 तिया 15, 15 में 3 घटाएंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं 5y² प्लस 15y माइनस 3y। अब देखो 15y माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 12y, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 45y²। फिर यहाँ पे लिखेंगे -9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या है, 5y कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा, y प्लस 5 तिया 15 3। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, -3 कॉमन है। उसके बाद y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर +3 होने का कारण है कि इसको हम ब्रैकेट में लिए और यहाँ पर माइनस है, इसीलिए यहाँ पर +3 हुआ। अब चलो चलते हैं, लिखते हैं 5y माइनस 3 और क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म 0 है, एक टर्म को जब 0 करेंगे तो वो क्या आएगा, 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, या 5y इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा, या y इक्वल टू 3y क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, उसी तरह से y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, या y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो ये y का 2 जो है शून्यक हमारा निकल गया। एक है कितना, 3/5, दूसरा है -3। तो इसको हम किस विधि से हल किए, यानी कि फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड का मतलब क्या है, गुणनखंड के द्वारा। अब दूसरा है कि सूत्र के द्वारा। तो इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो इसका सूत्र होता है, जैसे मान लो कि द्विघात समीकरण जैसे है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें एक आता है d। ठीक है, एक क्या आता है, डी आता है। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक। इसको क्या बोलते हैं, विवेचक, विवेचक या विविक्तिर। ठीक है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले ए बी सी, यहाँ ए बी सी तीनों का मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ए का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले समीकरण लिख लो, 5y² प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 5, बी बराबर क्या हो जाएगा, 12, और सी बराबर क्या हो जाएगा, -9। ए बी सी। ठीक है, अब डी का वैल्यू हम निकालना है, तो b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है, 5, और सी का मतलब कितना है, -9। तो 12 का होल स्क्वायर बराबर है 44, 144। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 नमा 80, 80, 180। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 4, 8, 4, 12, 2 बाकी 1, इतना कितना आ जाएगा हमारा, 324। तो अब देखो कि कोई भी समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। ठीक है, मूल होता है, यानी कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है, 2 मूल होता है, रूट्स होता है। एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो अल्फा जो होता है वो प्लस होता है और बीटा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हमको निकालना है पहले अल्फा। अल्फा बराबर सूत्र होता है -b प्लस √d/2a। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मान रखेंगे, b पहले माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है, माइनस, ये हमारा 12, ये -b हुआ, प्लस √d का मतलब 324 बटे 2 गुना a का मान क्या है हमारा, 5 है। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, -12 प्लस 324 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, 324 का वर्गमूल कितना होगा, 18 गुना 18 यानी 324 होगा। अब देखो 18 का स्क्वायर करेंगे कैसे होगा, 8 64 के 4 बाकी कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों को गुना करेंगे, 8 का 8, उसको फिर 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, और 16 6 कितना हो जाएगा, 16 4 20, 2 22 के 2 बाकी
कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 जोड़ 2 3, कितना हो गया हमारा 324। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है 18। 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 18, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर 18 में कितना घट रहा है हमारा 12, तो यानी कितना बचा 6/10। इसको जब 2 से काटा देंगे 3 और ये 5 हो जाएगा, यानी 3/5 हो गया। एक मूल निकल गया। फिर देखो दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, बीटा बराबर -b माइनस रूट d/2a, ठीक है, d/2a। अब यहाँ पर देखो -b -12 माइनस रूट 324/2 गुना कितना करेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा -12 माइनस 18/5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 18 कितना हो जाएगा -30/10, यानी कि कितना होगा -3। इस तरह से है मिश्रित समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी विधि से सबसे पहले तो गुणनखंड विधि से, यदि आपको आसान लगे तो आप गुणनखंड विधि से हल कर लो, अन्यथा आप गुणनखंड विधि नहीं भूल रहे हैं तो आप इसका फॉर्मूला याद रखो कि द्विघात समीकरण में डी का मान निकालना है। डी के मान निकालने के बाद अल्फा का सूत्र होता है और बीटा का सूत्र होता है, दोनों का सूत्र पर वैल्यू पुट कर देना है और उसका मान निकल जाएगा। हाँ, तो अब देखो विद्यार्थियों क्या करना है। जैसे आपको बताया कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण, और दोनों द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन 2 विधि से किया हुआ है, उसको हम आपको बता दिए। अब चलते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यानी नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। यानी द्विघात समीकरण का मुख्यतः 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा जो है उसका नेचर कैसे प्राप्त करेंगे कि ये जो है वास्तविक है कि काल्पनिक है कि क्या है, तो इसमें देखना है कि ये मूलों की प्रकृति जो है मुख्य रूप से डी पर डिपेंड करता है। डी का मतलब डी अभी आपको बताया, डी इक्वल टू होता है विवेचक, विवेचक का मतलब विविक्तर, विविक्तर का ये डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। यानी मूलों की प्रकृति जो है मुख्यतः ये जो है डी बराबर b² - 4ac इस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो कैसे निर्भर करता है। यदि फर्स्ट में देखो, यदि d बड़ा होगा 0 से, ठीक है, यदि d जो निकालेंगे b² - 4ac वो 0 से बड़ा होगा, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, तो मूल हमारा क्या होगा, तो मूल होगा वास्तविक एवं असमान, ठीक है। यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल हमारा क्या होगा वास्तविक एवं असमान। इसको हम उदाहरण दे करके आपको बताएंगे। दूसरा यदि d बराबर हो जाए 0, वैसा भी स्थिति होता है कि b² - 4ac जब करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0, यानी कि d बराबर जब 0 होगा तो मूल क्या होगा वास्तविक एवं समान। तो मूल क्या होगा वास्तविक एवं समान, ठीक है। अब चलते हैं, यदि d < 0 यानी d का वैल्यू 0 से कम हो, यानी कि d का मान माइनस में हो, तो वैसे स्थिति में इसका नेचर क्या होगा, तो मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक एवं
असमान। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कब होगा? जबकि डी का वैल्यू जो है माइनस में हमारा निकल जाए, यानी डी लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो वैसे स्थिति में मूल क्या होगा हमारा? काल्पनिक एवं असमान। अब इन तीनों चीज़ों को समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण आपको लिखा है जिसको आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर है 4y² - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा? b का टर्म तो है नहीं, क्योंकि b के साथ क्या लगा रहता है? x लगा रहता है। b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर हम जब d निकालते हैं तो d का सूत्र ये है b² - 4ac। तो b का मान कितना है? 0² - 4, a का मान 4, c का मान -1। तो ये 0² तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 चौके 16 गुना 1 तो 16, यानी 16 हुआ। अब यहाँ देखना है d इक्वल टू 16 है, कहने का मतलब कि d का वैल्यू क्या है? d ग्रेटर देन 0 है। ये जो है d बराबर 16, क्या निकला हमारा? d बराबर निकला हमारा 16, कहने का मतलब 0 से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में मूल क्या होगा हमारा? वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, यदि d बराबर 0 निकल जाता तो मूल होता वास्तविक एवं समान। यदि d बराबर मान लो कुछ निकल जाता, माइनस में निकल जाता, तो उस समय कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यानी मूल क्या होता हमारा? काल्पनिक एवं असमान। हमारा विश्वास है कि आप लोग इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि जैसे मान लो यही समीकरण ले लो, 7x² + 11x - 2 बराबर 0 है। तो इसमें क्या है कि a बराबर कितना है? 7 है, b बराबर कितना है? 11 है, और c बराबर कितना है? -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम निकालेंगे ये d का वैल्यू b² - 4ac, तो b का मान कितना हो जाएगा? 11²। चलो निकालते हैं। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, यानी 11² - 4, a का मान 7 और c का मान -2। a हो गया 121, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 चौके 28, दूनी कितना हो जाएगा? 56। तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 5 2 कितना हो जाएगा? 6 1 7 हुआ, 5 2 7 हो जाएगा, 177 हुआ। कितना हुआ हमारा? 177 हुआ। फिर भी कहने का मतलब 0 से बड़ा है, तो मूल क्या हो जाएगा हमारा? वास्तविक एवं असमान। इस तरह से अब चलते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, तो मूल हमारा 2 है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो मूलों का योगफल कहने का मतलब इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ये होता है -b/a, और ये गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यहाँ पर देखो a -b/a, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि इस तरह का आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -b/a, तो -11 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस समीकरण का हो जाएगा -11/7, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। तो यहाँ पर देखो c का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 7, ये -2/7। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हम निकाल लेते हैं। अब चलते हैं कि अल्फा तथा बीटा का मान मालूम रहने पर, यदि आपको दिया हुआ रहेगा कि अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना, तो द्विघात समीकरण निकालें। तो वैसे स्थिति में द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
ठीक है। द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम एक एग्जाम्पल दे करके आपको हम समझा रहे हैं कि वो कैसे होता है। जैसे मान लो कि यही द्विघात समीकरण है हमारा, कितना है 4y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको हम आप समझा रहे हैं, जैसे मान लो कि 4y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है जब तक इसका हम अल्फ़ा और बीटा नहीं निकाल लेंगे तब तक जो है ये इसमें वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, डी का मान निकालना पड़ता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अभी निकाले हैं यहाँ पर डी बराबर कितना निकाले हैं 16। तो डी का वैल्यू कितना हो गया 16। और अल्फ़ा बराबर सूत्र आपको पहले बताए माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस बी यहाँ पर देखना है, b का वैल्यू कितना है हमारा 0, तो ये हो जाएगा 0 यानी प्लस रूट डी यानी 16 बटे 2 गुना a का मान कितना है 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 16 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा 4 बटे 8 यानी कितना 1 बटे 2, ठीक है। कितना हुआ हमारा 1 बटे 2 आया। अब चलो बीटा का मान निकालते हैं, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। तो ये b का मान तो 0 है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस रूट 16 बटे 2 गुना 4, कहने का मतलब माइनस 4 बटे 8 यानी कितना हुआ माइनस 1 बटे 2। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फ़ा का वैल्यू निकला कितना 1 बटे 2 और बीटा का वैल्यू निकला माइनस 1 बटे 2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकल गया। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो कहने का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है जैसे माइनस बी बटे ए, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखो हम एक तो अल्फ़ा और बीटा इससे हम मान निकाल लिए, ठीक है। अल्फ़ा इससे और अल्फ़ा बीटा इससे भी निकाल लिए। अभी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो ये फार्मूला है माइनस बी बटे ए, इससे भी हम मान निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी यानी 0 बटे ए का मान कितना है 4, कितना है 4 यानी 0 बटे 4। चलो इसको इसी से मान निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा हुआ प्लस बीटा प्लस माइनस 1/2 यानी 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और इस सूत्र से जब निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान वो क्या होगा माइनस बी बटे ए, तो ये जैसे माइनस बी बटे ए तो माइनस 0 बटे ए का मान है 4, तो ये भी हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो हम यदि ये सूत्र है तो इससे भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा है, हम जो है दोनों प्रोसेस से बता रहे हैं आपको। जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान हम निकाल चुके हैं इसीलिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बीटा का वैल्यू है। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कहने का मतलब 1 बटे कितना होगा 4, ये माइनस में आ गया चूँकि हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाले हैं तब। अन्यथा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटे ए, इससे हम निकाल सकते हैं सी बटे ए, सी बटे ए है तो सी का मान कितना है हमारा -1 और ए का मान 4, -1/4, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो है अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों वैल्यू जो है इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1/4, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0, यानी ये जाएगा
4x² - 1 इक्वल टू 4 गुना 0, यानी 4x² - 1 इक्वल टू 0, यानी जो समीकरण था द्विघात समीकरण 4x² - y इक्वल टू क्या निकला हमारा 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना है 4y² - 1 है, यहाँ पर हमने क्या निकाला 4x² - 1, इसीलिए कि चूँकि हम यहाँ पर सूत्र जो लिखे हैं x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर x टर्म है, इसीलिए हमारा क्या निकला 4x² - 1। यहाँ पर y यदि लिखेंगे y² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो इस तरह से हमारा जो है y² 1 निकल जाता। अब एक और समीकरण है कि r पर रैखिक गुणनखंड कैसे निकालेंगे। r पर रैखिक गुणनखंड का सूत्र होता है a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। बस इतना ही द्विघात समीकरण का सूत्र है। जब इसको हम दर्पण की तरह देख लेंगे और द्विघात समीकरण के क्या कहते हैं एक्सरसाइज में घुसेंगे तो हमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थियों, आपको अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज का सवाल लेकर के आऊँगा और उसको इसी सूत्र पर आपको सॉल्व करूँगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं आप लोगों को ये 10th क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ जो NCERT पैटर्न पर आधारित है और उसका चैप्टर जो है 4 है, जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी फार्मूला है, जितने भी नेचर है, सारे को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और इस तरह से आपको बताऊंगा कि जब सिर्फ आप वीडियो ही देख लेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी सवाल जो है आपको भारी नहीं समझ में आएगा, वो ऑटोमेटिक हल्का समझ में आएगा, बशर्ते कि आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तब। तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सारी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जो भी समस्या है, जो भी प्रकार है, उसको सारे को आज मैं डिटेल से आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप जो है उसको समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। अब चलते हैं वीडियो, और इसी तरह से आपको पार्ट वाइज है ना, पार्ट वाइज 10th का जो मैथ है मैं पार्ट वाइज वीडियो बना करके आपको देता रहूँगा और आपको पढ़ाई को मैं आसान कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज अब चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, जिसको मैं आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है क्या। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण यानी जिस समीकरण पर घात 2 हो यानी पावर 2 हो, वो समीकरण हमारा कहलाता है द्विघात समीकरण। जैसे इसका ये मौलिक फार्मूला है द्विघात समीकरण का कि ax² + bx + c = 0 है ना। ये इसका मेन फार्मूला यानी मौलिक फार्मूला है। तो इसमें घात हम देखते हैं कितना है 2 है, तो इसीलिए ये हमारा द्विघात समीकरण है। लेकिन ये जो है a ≠ 0 होना चाहिए। a जो है ना a ≠ 0 यानी a का मान हमें 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो गया तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पर देखना है कि ax² + bx + c = 0। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल एक लिखा है x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि a के जगह पर क्या है और b के जगह पर क्या है और c के जगह पर क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि a के जगह पर हमारा क्या है, a = क्या है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं मल्टीपुल है, कहने का मतलब 1 है। तो a के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। अब चलो b के जगह पर क्या है, b = क्या है, तो b के यहाँ पर +b है, b का मान क्या है, यहाँ पर -5 है, b का मान क्या है -5 है और c का वैल्यू क्या है 6 है, c = हो गया 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिसको कि आपको हल करने के लिए कहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
ये देखना है कि ए इक्वल टू, बी इक्वल टू और सी इक्वल टू क्या है। ठीक है, तो ए बी सी ये जो है, ये सारे मान जो है ए बी सी सारे मान जो है हमें द्विघात समीकरण में ये जो है मेन रूप से काम आता है, जिसको कि हम जैसे हल करेंगे। चलिए अब चलते हैं कि द्विघात समीकरण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है टू टाइप्स, ये दो तरीके का होता है। सबसे पहले होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को चलते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण है क्या। तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण जो है, तो इसमें जो है b का मान नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है, यानी b जो है लुप्त अवस्था में होता है। जैसे यहाँ पर है हमारा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो शुद्ध द्विघात समीकरण में ये बीच वाला टर्म जो है नहीं होता है, सिर्फ शुरू और लास्ट वाला टर्म होता है। तो वैसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हम दो मेथड से हल कर सकते हैं। कितने मेथड से हल कर सकते हैं? दो मेथड से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको हम वर्गमूल द्वारा हल कर सकते हैं, स्क्वायर के द्वारा। दूसरा कि उसको हम गुणनखंड के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो देखो, मान लो जैसे एक समीकरण आपको सामने हम एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं कि 4x² माइनस 49 बराबर 0 है। तो यहाँ पर ये देखना है कि a इक्वल टू क्या है, 4 है, और b इक्वल टू तो कुछ नहीं है यानी 0 है, और c इक्वल टू क्या है, -49 है। ठीक है, तो ये तो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, वर्गमूल के द्वारा कैसे हल करेंगे उसको आपको हम बताने जा रहे हैं कि वर्गमूल के द्वारा कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पर है 4x² माइनस 49 इक्वल टू 0, हम लिखते हैं 4x² माइनस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4x² इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 49 आ गया, या x² बराबर क्या हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा हमारा, या x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 49/4। अब देखो कि 49/4 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 7 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 2। अब देखो कि a जो है, इसमें जो है वर्गमूल जब भी हमें निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों आता है। ठीक है, क्यों आता है आप ये समझिए कि +7 का होल स्क्वायर वो भी 49 हो जाएगा, और -7 का होल स्क्वायर वो भी 49 हो जाएगा। इसीलिए जो है वर्गमूल जब भी आता है तो प्लस और माइनस दोनों को लेकर के आता है, यानी कि इसका वर्गमूल हुआ +-7/2। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी 7/2 एक हुआ और दूसरा क्या हो जाएगा, -7/2।